नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल में शुंग वंश और सातवाहन वंश देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारतीय इतिहास में देखेंगे तो भारत जो मौर्य साम्राज्य के समय एक अखंड भारत का निर्माण हुआ था, मौर्यों के पतन के पश्चात वो पूरी तरह से विखंडित हो गया और अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। तो मौर्योत्तर काल में देसी और विदेशी दो प्रकार के शासकों ने अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया। देखते हैं, मौर्योत्तर काल के बाद देसी शासक और विदेशी शासक दोनों ने शासन किया भारत में। देसी शासकों ने जो शुंग हैं और कर्ण वंश, इन शासकों ने मगध क्षेत्र है शासन किया। सातवाहन और वाकाटक जो शासक हैं, इन्होंने दक्षिणापथ वाले क्षेत्र में किया, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के एरिया है, उन क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया। चेदी वंश जो है ओडिशा क्षेत्र में शासन किया। और जो विदेशी शासक हैं, विदेशी शासक ये उत्तर पश्चिम भारत में शासन किए। मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत से हिंदुकुश पर्वत तरफ से ये सभी प्रवेश किए थे भारत में। तो हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में शुंग वंश का प्रभाव था, सातवाहन वंश का प्रभाव था और वाकाटक वंश का प्रभाव था मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो। और छत्तीसगढ़ से कुषाणों के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं शुंग वंश। मौर्यों के पश्चात ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में शुंगों का शासन स्थापित हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए शुंगों का आधिपत्य स्थापित था। वसुमित्र एक शुंग शासक थे। उसके पश्चात दक्षिण कौशल में शुंगों की क्या स्थिति रही, यह ज्ञात नहीं होता है। छत्तीसगढ़ से शुंग वंश के निम्न साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। पहला देखेंगे सिक्का या मुद्रा। मल्हार से शुंग शासक वसुमित्र का तांबे का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। सिक्के का आकार चौकोर है, ये ध्यान रखिएगा। मल्हार से शुंग शासक वसुमित्र का सिक्का मिला है। ये किस धातु का बना है? तांबे का बना हुआ है। सिक्के पर घोड़े का अंकन किया गया है। वसुमित्र का जो सिक्का है उस पर किसका अंकन है, ये ध्यान रखेंगे। तो घोड़े का अंकन है। घोड़े के ऊपरी भाग में पूंछ से लेकर सिर तक ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की लिपि में रण्यो रण्यो वसुमितस लिखा हुआ है। रण्यो रण्यो का दो बार लिखा जाना प्रदर्शित करता है कि वसुमित्र सम्राट था तथा राजाधिराज या सहंसा के समान पदवी को धारण किए हुए था। घोड़ा संभवतः अश्वमेध का घोड़ा था। ये ध्यान रखना है कि मल्हार से शुंग शासक वसुमित्र का तांबे का एक सिक्का मिला है। इसमें क्या लिखा है ये भी ध्यान रखेंगे। रण्यो रण्यो वसुमितस लिखा हुआ है। मल्हार से प्राप्त संग्रह में एक सिक्का है जो चौकोर न होकर आयताकार है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। इस सिक्के पर सुधर्मा लिखा हुआ है तथा पृष्ठभाग में तलवार बनी है। यह मल्हार का सर्वप्राचीन अभिलिखित सिक्का है जिसका संबंध शुंग वंश से हो सकता है। सुशर्मा तथा सुधर्मा में बस बीच के एक अक्षर का फर्क है या हो सकता है। इस सुधर्मा को पुराणों में सुशर्मा लिख दिया गया हो। अंतिम शुंग शासक था सुशर्मा, ये ध्यान रखिएगा। शुंगों का जो सिक्का मिला है, वसुमित्र का तांबे का सिक्का मिला है मल्हार से। फिर उसके बाद प्रतिमा, मल्हार से चतुर्भुजी विष्णु की अभिलिखित प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर शुंगकालीन लिपि में लेख अंकित हैं। यह प्रतिमा भारत की सर्वप्राचीन प्रतिमा मानी जाती है। अनुमान है कि वसुमित्र के शासनकाल में ही मल्हार में विष्णु की यह अभिलिखित प्रतिमा स्थापित हुई होगी। इसी समय से कौशल तथा कलिंग में
वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ। विदिशा के समान मल्हार भी वैष्णव धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। शुंग शासन काल में मल्हार केंद्र था और मल्हार से सिक्का प्राप्त हुआ है, तांबे का एक सिक्का, और मल्हार से चतुर्भुजी विष्णु की एक अभिलिखित प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये दोनों शुंग काल से संबंधित हैं। शुंग काल के 2 साक्ष्य मिले हैं, इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और वसुमित्र का है ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं सातवाहन वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो दक्षिण भारत है, दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिणापथ में सातवाहनों का राज्य स्थापित हुआ था। मौर्य साम्राज्य के पतन होते ही भारतवर्ष के विभिन्न भागों में 4 मुख्य राजवंशों का उदय हुआ। मगध, मौर्यों के उत्तराधिकारी, शुंगों का अधिकार हो गया मगध में। कलिंग में चेदी वंश आ गया। दक्षिणापथ में सातवाहनों का राज्य स्थापित हो गया और पश्चिमोत्तर भारत में प्रदेशों में यवनों के पैर जमने लगे। मौर्यों के पश्चात दक्षिण कौशल में शुंगों का शासन स्थापित था। उसके पश्चात शुंगों को हटाकर इस क्षेत्र में सातवाहन शासक सत्ता पे आए या गद्दी पर आए हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था या चिमुक था। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन, वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, गोदावरी नदी के तट पर। सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे। पुराणों में इस वंश के 30 से अधिक राजाओं का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि इन्होंने 400 से अधिक वर्षों तक राज्य किया। इन शासकों के संरक्षण में अनेक अश्वमेध व राजसूय यज्ञ हुए। सातवाहन शासकों के संरक्षण में दक्षिण कौशल में सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम के काल में हो गई थी। दक्षिण कौशल में इनकी क्षेत्रीय राजधानी थी मल्हार। शुंगों का भी मल्हार केंद्र था और शुंगों को हटा करके सातवाहन आए थे, इसलिए इनका भी केंद्र था, राजधानी थी मल्हार। ये ध्यान रखिएगा। सातवाहन आए थे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र या दक्षिण कौशल क्षेत्र में शुंगों को हटा करके। छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन क्या के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसे भी हम देखते हैं। सिक्के या मुद्रा में देखेंगे। बालपुर शक्ति जिले में स्थित है बालपुर। सातवाहन शासक अपिलक का तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बालपुर से। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का आवक्ष चांदी का सिक्का प्राप्त हुए। आवक्ष मतलब सीने तक, छाती तक का जो चित्र अंकित होता है उसको आवक्ष सिक्का बोला जाता है। आवक्ष चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है, मतलब वक्ष तक का चित्र अंकित है। मल्हार से पहला बालपुर देखे, दूसरा मल्हार। सातवाहन शासक अपिलक के 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं। वे गोल सांचे में ढले हैं तथा तांबे और कांसे के बने हैं। मल्हार से अपिलक का मिला है और अपिलक का बालपुर से भी मिला है, ये ध्यान रखिएगा। और बालपुर से गौतमी पुत्र सातकर्णी का भी मिला है। मल्हार के जो अपिलक का सिक्का है वो तांबे व कांसे का है और बालपुर का तांबे का है। मल्हार से सातवाहन शासक वेदश्री की पक्की मिट्टी की मुहर या सीलिंग या मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। इस मुहर पर बीच में हाथी बना हुआ है तथा हाथी के ऊपर शासक का नाम वेदश्रीस लिखा हुआ है। मल्हार से वेदश्री का एक शीशे का सिक्का भी मिला है जिस पर वेदश्रीस लिखा हुआ है। मल्हार क्षेत्र से पोटिन के 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं। पोटिन एक मिश्र धातु है जो कि तांबे, टीन और शीशे का मिश्रण से बनता है। एक मिश्र धातु है पोटिन, तांबे, शीशे और टीन के तांबे, शीशे और टीन के मिश्रण से बनता है। तो मल्हार क्षेत्र से पोटिन के 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि दूसरी पारी के शासकों के हैं।
इनमें से 2 सिक्कों पर सातकर्णी नाम उत्कीर्ण है। सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी या पुलुमावी का आवक से चांदी का सिक्का मल्हार से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, मल्हार से किनके किनके सिक्के प्राप्त हुए हैं? अपिलक के हुए हैं, वेदश्री के हुए हैं और वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यही ध्यान रखना है कि सातवाहन कालीन सिक्के किन किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं, फिर स्थल के बाद इन स्थलों से किन किन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, इनको याद रखिएगा। जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इनको शॉर्ट में लिखते चलिएगा। अगला देखते हैं चकरबेड़ा। चकरबेड़ा से सातवाहन कालीन रोम के सिक्के चकरबेड़ा एवं बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं, जो कि विदेशी व्यापार से संबंधित था। इससे सिद्ध होता है कि बिलासपुर जिला उन दिनों पर्याप्त रूप से समृद्ध था। बिलासपुर जिले से रोम कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, चकरबेड़ा और बिलासपुर से, मतलब सातवाहन कालीन रोम के सिक्के। ये सिक्के हैं। सिक्कों में 3 स्थानों का ध्यान रखिएगा, बालपुर, मल्हार और चकरबेड़ा। चकरबेड़ा मस्तूरी तहसील में है, जिला पड़ता है बिलासपुर। अब आगे आते हैं शिलालेख। शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं सातवाहन कालीन? तो गुंजी शक्ति में दमोह नाले के पास एक चट्टान पर प्राकृत भाषा में लेख उत्कीर्ण है। यह शिलालेख सातवाहन शासक कुमार वर्दत्त का है। कुमार वर्दत्त का एक जो लेख है वो कहाँ से मिला है? गुंजी से मिला है। इस लेख में उसके अमात्य द्वारा ब्राह्मणों को 1000 गायें दान देने का उल्लेख है। फिर उसने दोबारा 1000 गायें दान लगभग 1 वर्ष बाद दे दिया। उसकी देखा देखी दंडनायक इंद्रदेव ने भी 1000 गायें दान दी। सातवाहन प्राचीन काल में गाय दान देने का चलन था, प्रचलन था, तो इसका जिक्र किया गया है इस लेख में। गुंजी से प्राप्त लेख में उसके अमात्य द्वारा ब्राह्मणों को गाय दान देने का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल में गुंजी को ऋषभ तीर्थ के नाम से जाना जाता था, इसको देख चुके हैं हम, जिसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में है। कुमार वर्दत्त का एक अन्य अभिलेख खैरागढ़ तहसील के विक्रमपुर गांव से मिला है। कुमार वर्दत्त छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था तथा राजघराने का होने के कारण उसके नाम के आगे कुमार उपाधि जुड़ी हुई थी। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का अभिलेख 2 पंक्तियों का है, जो मल्हार संग्रहालय में रखा है। इस अभिलेख में वतासक के अमात्य बुनुगोनु नाग तथा कुमार पुलुमावी का चिन्ह लिखा है। ये ध्यान रखेंगे, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का अभिलेख 2 पंक्तियों का है और ये मल्हार के संग्रहालय में रखा हुआ है। और कुमार वर्दत्त का एक अभिलेख जो है विक्रमपुर गांव से मिला है, खैरागढ़ तहसील के, और एक जो मिला है गुंजी से। ये ध्यान रखना है हमें। अन्य अभिलेख, सातवाहन काल का एक अन्य अभिलेख मल्हार से मिला है। इस अभिलेख में रधिक उपाध्याय की मंझली पत्नी के छोटे बेटे ऋषि नाग, जिसकी उम्र 21 वर्ष 21 वर्ष की थी, का स्मृति चिन्ह लिखा है। ऋषि नाग या इसी नाग के पिता रधिक उपाध्याय शिक्षण का कार्य करते थे। यह भी अभिलेख मिला है। अब आगे देखते हैं लेख युक्त प्रतिमा। सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा मल्हार के पास बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ है। यह वैष्णव देव पर मूर्ति लेख है, जो प्रथम शताब्दी की है। यह ब्राह्मी लिपि में है। इस लेख में प्रजावती और भारद्वाजी नामक महिलाओं द्वारा किए गए निर्माण का उल्लेख है। ये सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा कहाँ से मिला है? मल्हार के पास बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, लेख युक्त प्रतिमा। अब आगे देखते हैं काष्ठ स्तंभ लेख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन चुके हैं। काष्ठ स्तंभ लेख ये कहाँ से मिला है? किरारी ग्राम से मिला है, तहसील डभरा और जिला शक्ति जिले के डभरा तहसील के किरारी गांव से मिला है। लेख युक्त प्रतिमा काष्ठ लेख
काष्ठ स्तंभ लेख। ये दुर्लभ है, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत में और कहीं से भी नहीं मिला है। यह काष्ठ स्तंभ अप्रैल 2021 में हीराबंद तालाब से काप मिट्टी निकालने के दौरान प्राप्त हुआ। वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित है। यह स्तंभ बीजा साल लकड़ी का है। ये किस लकड़ी का है? बीजा साल लकड़ी का है। इसकी ऊंचाई 13 फीट 9 इंच है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं कोर्ट वाले 1, 2, 3, 4, 5 करके दे सकता है और निम्नलिखित में से कौन सा किरारी के काष्ठ स्तंभ लेख के संबंध में सत्य है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इन पॉइंट को ध्यान रखना है हमें। इस स्तंभ का महत्व समझकर इसकी प्रतिलिपि स्थानीय निवासी लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने तैयार की थी। उन्होंने 349 अक्षर लिखे थे, लेकिन संरक्षण तक 20-22 अक्षर ही बच सके। इस स्तंभ लेख को यज्ञ स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ध्यान रखना है कि इस स्तंभ लेख को यज्ञ स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी प्रतिलिपि किसने तैयार की थी? लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने। यह 2वीं शताब्दी ईस्वी का है। ये जो काष्ठ स्तंभ लेख है, इसकी भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। लिपि भी ध्यान रखना है, भाषा भी ध्यान रखना है। इस काष्ठ स्तंभ की लिपि नासिक की गुफाओं में उत्कीर्ण लेख से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसे नासिक गुफा के समतुल्य माना जाता है। यह ध्यान रखना है कि किस गुफा में उत्कीर्ण लेख से इसकी लिपि मिलती जुलती है, तो नासिक की गुफाओं में उत्कीर्ण लेख से मिलती जुलती है, इसलिए इसे नासिक गुफा के समतुल्य माना जाता है। यह काष्ठ स्तंभ लेख दुर्लभ है क्योंकि भारतवर्ष में 2000 वर्ष प्राचीन लेख युक्त पाषाण स्तंभ मिलते हैं, किंतु काष्ठ स्तंभ कहीं नहीं मिलते। इस यज्ञ स्तंभ में सातवाहन कालीन जिन राज कर्मचारियों के पदों का उल्लेख है, उससे यह प्रमाणित होता है कि यज्ञकर्ता अवश्य ही एक महापराक्रमी महाराजाधिराज था एवं उसकी राज शासन प्रणाली उच्च कोटि की थी। इसमें सातवाहन कालीन जो शासक थे उनके राज कर्मचारियों के पदों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में न तो किसी राजा का नाम है, न ही संवत। इसे लिपि के आधार पर 2री शताब्दी का माना जाता है। ये भी ध्यान रखना है। इसमें राज कर्मचारियों के पदों का उल्लेख किया गया है। इसमें राजा का नाम नहीं है, ना ही संवत लिखा हुआ है। हीरानंद शास्त्री इस यज्ञ स्तंभ को अद्वितीय मानते हैं। इस काष्ठ स्तंभ की प्रतिलिपि सर्वप्रथम स्थानीय निवासी लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने तैयार किया था। उसके पश्चात पंडित लोचन प्रसाद पांडे एवं जॉन मार्शल ने नागपुर के संग्रहालय में रासायनिक उपचार करके रखा एवं इसका अध्ययन किया। अभी वर्तमान में घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। महंत घासीदास संग्रहालय में ये संरक्षित है। एपिग्राफिका इंडिका के जिल्द 18 1925-26 में हीरानंद शास्त्री के द्वारा प्रस्तुत इस काष्ठ स्तंभ के विवरण का प्रकाशन किया गया। प्यारेलाल गुप्त कृत बिलासपुर वैभव, ये बिलासपुर गजेटियर है 1923 का, में इसका वर्णन किया गया है। बालचंद्र जैन की उत्कीर्ण लेख एक किताब है 1961 में प्रकाशित हुई थी, में इस काष्ठ स्तंभ लेख का प्रकाशन हुआ है। ये किरारी के काष्ठ स्तंभ लेख का विवरण है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न, अब तक पूछे जा चुके हैं, 2 बार पूछे जा चुके हैं। आगे हम प्रश्न देखेंगे। किरारी काष्ठ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी। पहला महासेनानी, ये महासेनापति था। कुलपुत्रक मतलब अभियंता या इंजीनियर। इनको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि किन अधिकारियों का उल्लेख था। इनमें से कोई 4 दे सकता है कि इन 4 में 4 दे सकता है, कोई और एक अन्य दे सकता है,
इनमें से किसका उल्लेख किरारी के काष्ठ स्तंभ लेख में नहीं है या किसका उल्लेख किरारी के काष्ठ स्तंभ लेख में है, ऐसा पूछा जा सकता है। तिहार मतलब द्वारपाल या निजी सचिव। गणक खजांची था, राजमहल का प्रबंधक था। भांडागारिक भंडार गृह का अधिकारी था। हस्तिपक हाथी पकड़ने वाला अधिकारी। हस्त्यारोह हाथी गृह का अधिकारी। अश्वारोह घोड़ा गृह का अधिकारी। रथिक सारथी। यानशाला युद्धागारिक रथ और अस्त्रों का रक्षक था। गोमांडलिक गौशालाओं का अधिकारी था। पादमूलिक मंदिरों का रक्षक था। महानासिका भोजनालय प्रबंधक था। सौगंधक इत्र परीक्षण अधिकारी था। फल विधि पालक मांस बाजार का अधिकारी था। धावक ये डाकिया था। लेखाहारिक पत्रवाहक था। ये ध्यान रखेंगे किन किन अधिकारियों का उल्लेख था, इन्हें हमें ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। इन पदनामों में से बहुतेक का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। इन पदाधिकारियों का एक साथ इस लेख में उत्कीर्ण होने से अनुमान किया जा सकता है कि प्रस्तुत स्तंभ अवश्य ही किसी बड़े समारोह के आयोजन के अवसर पर खड़ा था और उस आयोजन को करने वाला राजा शक्तिशाली रहा होगा। ध्यान रखना है, ये किरारी काष्ठ स्तंभ लेख का डिटेल है। आगे देखते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत चीनी यात्री जो वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया है कि सातवाहन काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन दक्षिण कोसल की राजधानी के निकट निवास करता था। ईसा की दूसरी शताब्दी में सातवाहन राजा ने एक सुरंग खुदवाकर नागार्जुन के लिए एक 5 मंजिला भव्य संघाराम या विहार बनवाया था। इसका जिक्र है वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में। उनकी रचना सियुकी में। संभवतः शून्यवाद का प्रवर्तन छत्तीसगढ़ में ही किया गया था नागार्जुन के द्वारा। इस समय कोसल में सद्वाह नाम का सातवाहन शासक शासन कर रहा था। सातवाहन काल में ही प्रसिद्ध विद्वान टॉलेमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ये ध्यान रखिएगा कि टॉलेमी जो मिस्र के यात्री थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ का अधिष्ठी के रूप में उल्लेख किया है। छत्तीसगढ़ का उल्लेख अधिष्ठी के रूप में किया है टॉलेमी ने। अन्य साक्ष्य सातवाहन कालीन सेमरसल, आरंग तथा दुर्ग से भी सातवाहन कालीन अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से तत्कालीन प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी तक सातवाहनों के मौद्रिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। जब से सातवाहन वंश स्टार्ट हुआ उसके पश्चात तीसरी शताब्दी तक सातवाहन शासकों के मौद्रिक प्रमाण मिलते हैं हमें। सातवाहन कालीन शासकों ने बूढ़ी खार में पोटानार नामक तालाब खुदवाया था। ये सातवाहन कालीन साक्ष्य हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पे सातवाहन शासकों का शासन था। अब आगे देखते हैं। मल्हार ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी तक सातवाहन शासकों की राजधानी बनी रही। सातवाहन शासकों की राजधानी थी मल्हार, ये ध्यान रखिएगा। सातवाहनों का दक्षिण कोसल में शासन इस वंश के प्रारंभ से ही हुआ तथा ईसा की तीसरी शताब्दी में मित्र राज्य वंश के शासकों ने सातवाहनों को स्थानापन्न किया। ये ध्यान रखेंगे, ईसा की तीसरी शताब्दी में मित्रों ने या मित्र राजवंश के शासकों ने सातवाहनों को स्थानापन्न किया। दक्षिण कोसल से प्राप्त सातवाहन सिक्कों से प्रमाणित होता है कि सातवाहन शासन में
लगभग 1 शताब्दी का अंतराल रहा। इस अंतराल का कारण मेघ शासक थे जिन्होंने इस क्षेत्र पर लगभग 1 शताब्दी तक शासन किया। ध्यान रखना है कि मेघ शासक और जो मित्र राज्य वंश के शासक हैं इनने बीच में 1 शताब्दी तक शासन किया था। मुख्य रूप से मेघ शासकों ने यहाँ पर शासन किया था और सातवाहन शासकों का यहाँ से शासन समाप्त हो गया था। ये फैक्ट ध्यान रखना है। पहली पारी के शासकों के प्रमुख नाम हैं। पहली पारी के शासकों में वेदश्री, शक्तिश्री, अपिलक प्रमुख थे। दूसरी पारी के शासकों में गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी या पुलुमावी, सातकर्णी चतुर्थ तथा कुंभ प्रमुख थे। तो पहली पारी के शासकों में इन शासकों का शासन था छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। दूसरी पारी में इन शासकों का शासन था छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। रखना है हमें। अब आगे देखते हैं। पहली पारी के शासकों के सिक्कों पर अग्रभाग में हाथी तथा अभिलेख अंकित है एवं पृष्ठभाग खाली है, जबकि दूसरी पारी के शासकों के सिक्कों पर अग्रभाग में हाथी तथा अभिलेख अंकित है एवं पृष्ठभाग में उज्जैन चिन्ह अंकित है। ये ध्यान रखिएगा। पहली पारी में सेकंड भाग खाली है पृष्ठभाग, जबकि दूसरी पारी के शासकों में उज्जैन चिन्ह अंकित है पृष्ठभाग में। ये ध्यान रखना है हमें। आगे देखते हैं पहली पारी के शासक। दक्षिण कोसल में सातवाहन राज्यवंश का प्रारंभ सातकर्णी प्रथम के समय से होता है। ध्यान रखिएगा किसके समय से होता है? सातकर्णी प्रथम के समय से होता है, जिस समय खारवेल कलिंग पर शासन कर रहा था। महारानी नागनिका का नासिक अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि सातकर्णी प्रथम के 4 पुत्र थे, वेदश्री, शक्तिश्री, हकुश्री और सातवाहन। ये चारों नाबालिग ही थे, तभी इनके पिता का देहावसान हो गया। परिणाम स्वरूप नागनिका ने अपने पिता की सहायता से राज्य का शासन बच्चों के वयस्क होते तक चलाया। वयस्क होते ही नागनिका ने राज्य को 4 भागों में बांट दिया है। नागनिका प्राचीन काल की पहली महिला शासिका के रूप में इसे देखा जाता है। इसके पिता अंगी कुल के मराठी कैरो थे। इनके सहायता से इन्होंने शासन चलाया था, अपने पिता की सहायता से बच्चों के वयस्क होते तक। वयस्क होते ही नागनिका ने जो अपने राज्य को 4 भागों में बांट दिया। दक्षिण कोसल का क्षेत्र वेदश्री को प्राप्त हुआ, जहां से उसके सिक्के तथा मृड मुद्रा प्राप्त हुई है। विंध्य के उत्तर का क्षेत्र शक्तिश्री को प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र से श्री सातिस नामधारी शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश से हकुश्री के सिक्के प्राप्त हुए हैं, मतलब आंध्र क्षेत्र वाला हकुश्री को मिला था। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक क्षेत्र से सातवाहन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये चारों बेटों में बांट दिया गया था अपने राज्य को इन्होंने। अब आगे देखते हैं वेदश्री। यह सातकर्णी प्रथम का पुत्र था। सातवाहन राजवंश में श्रीमुख तथा कन्ह के पश्चात सातकर्णी शासक बना। सातकर्णी प्रथम ने अपने 9 वर्षों के शासनकाल में एक छोटे से राज्य को महाराष्ट्र के अतिरिक्त विदर्भ, छत्तीसगढ़, मालवा, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड तक विस्तारित कर दिया। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय उसके चारों बेटे नाबालिग थे, अतः राजमाता नागनिका को अपने पिता की सहायता से शासन चलाना पड़ा। नागनिका के नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र से ज्ञात होता है कि उसके चारों बेटों में सबसे बड़ा वेदश्री था। मल्हार उत्खनन के पूर्व यही माना जाता था कि वेदश्री की बचपन में मृत्यु हो गई थी, लेकिन मल्हार उत्खनन के पश्चात इसके बारे में पता चलता है, वेदश्री के बारे में। पुराणों के अनुसार सातकर्णी प्रथम के पश्चात पूर्णोत्संग शासन में आया। इस आधार पर वेदश्री का कोई अस्तित्व नहीं था। पुराणों के आधार पर देखें
तो वेदश्री का उल्लेख पुराणों में नहीं मिलता है। मल्हार उत्खनन के दौरान गढ़ी क्षेत्र से पकी मिट्टी की बनी एक मृण मुद्रा प्राप्त हुई। इस मुद्रा पर बीच में हाथी बना हुआ है तथा हाथी के ऊपर शासक का नाम वेद श्रीस लिखा हुआ है। इसी भांति मल्हार से शीशे का एक सिक्का मिला है जिस पर वेद श्रीस लिखा हुआ है। इससे यह प्रमाणित होता है कि बालिक होने के पश्चात वेदश्री निश्चित रूप से सातवाहनों की गद्दी पर बैठा था। इतिहासकारों का अनुमान है कि नागानिका ने सातवाहन साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित कर छत्तीसगढ़ का भूभाग वेदश्री को दे दिया तथा वेदश्री ने मल्हार से अपना शासन किया, मल्हार को राजधानी बनाया और वहां से अपना शासन किया। लिपि शास्त्र के आधार पर वेदश्री का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का प्रारंभिक काल निर्धारित किया जा सकता है। ये वेदश्री हैं। वेदश्री के पिता सातकर्णी प्रथम ने दक्षिण कोसल क्षेत्र पे अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन जो शासक बंटवारे में उनकी मृत्यु के पश्चात नागानिका ने अपने चारों भाइयों में जो राज्य का बंटवारा किया उसमें वेदश्री को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। वेदश्री के बाद शक्तिश्री। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदश्री का शासन अल्पकाल ही रहा, क्योंकि न तो पुराणकार वेदश्री के संबंध में कुछ कहते हैं और न ही मल्हार को छोड़कर अन्य किसी स्थान से इससे संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, मल्हार से प्राप्त होती है वेदश्री के बारे में इंफॉर्मेशन। वेदश्री के पश्चात उसका छोटा भाई शक्तिश्री गद्दी पर आया। सामान्यतः शक्तिश्री के सिक्के महानदी तथा नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। उसके द्वारा प्रचलित सिक्कों पर रण्योसिरी सातिस या रण्योसिरी सातस लिखा मिलता है। इतिहासकारों का अनुमान है कि राज्य बंटवारे में शक्तिश्री को नर्मदा का उत्तरी भाग प्राप्त हुआ होगा। उसके अन्य 2 भाई महाहकुश्री तथा कुमार सातवाहन महाराष्ट्र और आंध्र क्षेत्र में शासन कर रहे थे। ध्यान रखना है हमें, वेदश्री के बाद इस क्षेत्र का शासक बना सातवाहन शासक शक्तिश्री। आगे देखते हैं अपिलक। पुराणों के अनुसार ज्ञात होता है कि शक्तिश्री के पश्चात सातकर्णी द्वितीय गद्दी पर आया। इसने 60 वर्षों तक शासन किया तथा सातवाहन साम्राज्य को मजबूत आधार प्रदान किया। मल्हार से अभी तक सातकर्णी द्वितीय का कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि त्रिपुरी, सांची आदि से इसके सिक्के और लेख प्राप्त हुए हैं। किसके? सातकर्णी द्वितीय के, लेकिन मल्हार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। सातकर्णी द्वितीय के पश्चात लंबोदर गद्दी पर बैठा, उसके पश्चात अपिलक का शासन स्थापित हुआ। ये ध्यान रखना है। सातवाहन शासक अपिलक के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाला एकमात्र सिक्का शक्ति जिले के बालपुर से प्राप्त हुआ था। मल्हार उत्खनन के दौरान अपिलक के 2 और सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें से एक सिक्का तांबे का और दूसरा कांसे का है। बालपुर से अपिलक का प्राप्त हुआ था मल्हार उत्खनन से पहले, लेकिन मल्हार उत्खनन के बाद मल्हार से भी उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। 2 सिक्के मल्हार से अपिलक के, एक तांबे का है और एक कांसे का है। ये तीनों ही सिक्के गोलाकार सांचे में ढालकर बनाए गए हैं। अपिलक के सिक्कों के निर्माण में जो विकसित तकनीक प्रयोग में लाई गई है वह बाद में सातवाहनों के चांदी के आवक्ष सिक्कों में दिखाई देती है। अपिलक का ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपिलक ने रोमन सिक्कों का अनुकरण करते हुए अपने सिक्के ढलवाए हैं। अभी तक प्रचलित सिक्कों से भिन्न ये सिक्के गोलाई में डले हैं। पहले आयताकार, चौकोर, अलग अलग आकार के होते थे। सिक्कों के किनारे व्यवस्थित तथा सुगढ़ हैं तथा सिक्कों पर मणियों के किनार बने हैं या बेडेड बॉर्डर। पहली बार किसी भारतीय नरेश ने इस तरह का सिक्का ढलवाया का है जो मिला है अपिलक का। ये अद्भुत है। सिक्के के अब अग्रभाग में दक्षिण कोसली हाथी का अंकन
प्राप्त है। हाथी के ऊपर मल्हार चिन्ह अंकित है। इसके ऊपर गोलाई में शासक का नाम शिव सिरिसापिलक लेख लिखा हुआ है। सिक्के का पृष्ठ भाग खाली है, ये ध्यान रखना है। पहली पारी के सातवाहन शासक समूह में अंतिम शासक अपिलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात स्थानीय मेघ शासकों ने शासन पर अधिकार कर लिया। पुराणों में दक्षिण कोसल में 9 मेघ शासकों के शासन का उल्लेख है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हमें पुनः सातवाहन शासकों के सिक्के प्राप्त होते हैं तथा वैनसांग के विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में किसी सातवाहन नरेश के दरबार में बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रहता था। ये ध्यान रखिएगा, वैनसांग के विवरण से भी मिलता है। इस प्रकार सातवाहन शासक ईसा की द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी के मध्य तक दक्षिण कोसल पर शासन करते रहे, बीच में गायब थे। अपिलक के पश्चात तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी के पूर्व इस क्षेत्र में मेघ वंश का शासन रहा। अपिलक के पश्चात सातवाहन वंश में अंतराल दिखाई देता है। यह स्थिति संपूर्ण मध्य क्षेत्र में एक सी ही है। अपिलक के कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण स्थानीय सत्ता को सर उठाने का मौका प्राप्त हो गया। मालवा क्षेत्र में शकों तथा छहरातों ने सातवाहन सत्ता समाप्त की। डाहल बुंदेलखंड क्षेत्र में बोधि तथा सेन वंश ने सातवाहनों को स्थानापन्न किया। दक्षिण कोसल में मेघ शासकों ने सातवाहनों की सत्ता उखाड़ फेंकी। अब आगे देखते हैं सातवाहनों की द्वितीय आवृत्ति, दूसरी पारी के शासकों के बारे में। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक बार पुनः सातवाहन सत्ता का पुनरुत्थान द्वितीय ईसा की दूसरी शती के प्रारंभ में हुआ, जब सातवाहनों की गद्दी पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का आधिपत्य स्थापित हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने अपने वंश की खोई हुई गरिमा को पुनः स्थापित किया। मल्हार क्षेत्र से कोटिन के 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2 सिक्कों पर सातकर्णी नाम उत्कीर्ण है। लिपि शास्त्र के आधार पर ये सिक्के ईसा की दूसरी सदी के निर्धारित होते हैं। सिक्के पर हाथी तथा हाथी पर महावत बैठा हुआ प्रदर्शित है। हाथी पर महावत का अंकन अपने आप में अनूठा है। पृष्ठ भाग में उज्जैनी या वज्र प्रतीक का अंकन किया गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का आवक्ष चांदी का सिक्का बालपुर से प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। सातकर्णी चतुर्थ गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था। कोटिन के 2 सिक्के जिनमें सातकर्णी नाम उत्कीर्ण है। यद्यपि दोनों सिक्कों में बहुत समानता है, लेकिन इनकी लिपि भिन्न भिन्न है, इसलिए दूसरे सिक्के को सातकर्णी चतुर्थ का माना जा सकता है। ये ध्यान रखना है हमें। ये हम अभी जो देख रहे हैं इसका शॉर्ट तैयार करते जाइएगा। शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट तैयार करेंगे तो रिवीजन में आसानी होगी और फैक्ट हमें याद रहेंगे। इतना जो फैक्ट देख रहे हैं, जो मटेरियल देख रहे हैं, वो मोर देन सफिशिएंट हैं और इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। अगला देखते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी या पुलुमावी। मल्हार से वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी या पुलुमावी का 2 पंक्तियों का एक अभिलेख संग्रहालय में रखा है। पुलुमावी का आवक्ष चांदी का सिक्का मल्हार से प्राप्त हुआ है। कोटिन के 4 सिक्कों में से एक सिक्का थोड़ा हटकर है। इस सिक्के का किनार काटकर गोल की गई है, जिस कारण किनार से सटा अभिलेख कट गया है। मात्र कुछ अक्षरों के चिन्ह बचे हैं जिनमें कोई अर्थ निकालना संभव नहीं है। इस सिक्के में सातवाहन हाथी के स्थान पर अश्व का अंकन किया गया है। सामने से शेर छलांग लगाकर अश्व की गर्दन पर सवार हो गया है। शेर को मुंह चौखुटा है, शेर का मुंह चौखुटा है, आंखें, मुंह आदि स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। शेर दाएं पंजे से घोड़े पर प्रहार कर रहा है। शेर की पसलियां तथा पूंछ भी साफ दिखाई पड़ रही हैं।
निश्चय ही इस प्रकार का अंकन किसी घटना से संबंधित है जिसमें सातवाहनों की शकों पर की गई विजय का प्रतीकात्मक अंकन किसी घटना से संबंधित है जिसमें सातवाहनों की शकों पर की गई विजय का प्रतीकात्मक अंकन किया गया है। जो सिक्के हैं उसमें यह अश्व शकों का प्रतीक हो सकता है तथा शेर सातवाहनों का और गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र पुड़मावी दोनों ने ही शकों पर विजय प्राप्त की थी। इस शकों के विजय के पश्चात ये सिक्के जारी किए गए होंगे। सिक्कों के पृष्ठभाग पर उज्जैनी चिन्ह का अंकन प्राप्त है। संभवतः इस सिक्के का संबंध मालवा क्षेत्र से ही माना जाएगा। आगे देखते हैं कुंभ, एक अन्य प्रोटीन का सिक्का जो चौथा है, बनावट में अन्य सिक्कों से मिलता जुलता ही है। इसका कुछ भाग टूट गया है। सिक्के के अग्रभाग में हाथी का अंकन किया गया है जिस पर महावत बैठा हुआ है। गोलाई में अभिलेख रनियो कुंभ सातकर्णी उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग में उज्जैन चिन्ह बना हुआ है। पुराणों में जिन सातवाहन राजाओं के नाम प्राप्त नहीं होते उनमें कुंभ सातवाहन भी एक है, लेकिन विदर्भ में अमरावती के पास तरहला नामक स्थान से जो निधि पाई गई है उसमें कुंभ सातवाहन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। विदर्भ के बाहर कुंभ के सिक्के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र और आंध्र क्षेत्र में सातवाहनों की सत्ता समाप्त हो गई थी, लेकिन विदर्भ तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ब्रैकेट में छत्तीसगढ़, डाहल, मालवा में सातवाहनों का शासन था। यही कारण है कि यक्ष सातकर्णी के पश्चात विवेचित क्षेत्र से कुंभ के अतिरिक्त अन्य शासकों के सिक्के भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ में तो यह कुंभ का सिक्का प्राप्त हुआ ही। त्रिपुरी उत्खनन में भी एक मिट्टी का शिलिंग प्राप्त हुई है जिसमें कुंभ के पुत्र हर्ष के नाम का उल्लेख है। संभवतः कुंभ तथा कुंभ के वंशज कौशल तथा डाहल क्षेत्र में शासन करते रहे तथा त्रिपुरी और मल्लार सातवाहन की राजनीति के केंद्र बने रहे। अनुमान है कि सातवाहनों की सत्ता देश के अन्य क्षेत्रों से समाप्त हो गई, किंतु विदर्भ, छत्तीसगढ़ तथा बुंदेलखंड में इनकी सत्ता कुछ और समय तक रही। उसके पश्चात सातवाहनों को विदर्भ में वाकाटकों ने, दक्षिण कौशल में मित्रों ने तथा डाहल में सेनावंशियों ने स्थानापन्न किया। यह तीसरी शताब्दी का प्रारंभ काल रहा होगा तथा डाहल में सेनवंशियों ने स्थानापन्न किया। यह तीसरी शताब्दी का प्रारंभ काल रहा होगा। ये शुंग वंश और सातवाहन वंश है। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश और सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश से संबंधित जो प्रश्न हैं जो विगत वर्षों पूछे गए हैं उनको देखते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? मौर्य, शुंग, सातवाहन, शुंग, कर्ण, सातवाहन। ये जो बिलासपुर जिला है उस समय जब 1921 में जब ये काष्ठ स्तंभ मिला था तो उस समय जो किरारी है वो बिलासपुर के अंतर्गत आता था। अभी वर्तमान में किरारी शक्ति जिले में है। यहाँ से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ मिले हैं। सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। पाली, रतनपुर, चकरबेड़ा, मल्हार। चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है रोमकालीन सोने के सिक्के। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं? सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम प्राप्त हुआ है किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है वहाँ से। ये पूछा गया है CGPSC में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो हुआ है 2017 में, उसमें ये विगत वर्षों में जो पूछे गए कुछ प्रश्न हैं वो हैं। आप लोग और जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनका भी प्रैक्टिस करिएगा। अनुशासित होकर तैयारी करें।
किसी भी एग्ज़ाम में सफलता के लिए अनुशासन, निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता है। इसके बिना सफलता मिलना मुश्किल है। तो अनुशासित होकर आप लोग निरंतर तैयारी करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रहें और धैर्य रखें। इस फील्ड में धैर्य की आवश्यकता है, बिना धैर्य के सफलता नहीं मिल सकती है।